आप सर अभी हाईलाइट कर ही रहे थे कि एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरह की है। एफआईएस कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कल ज़रूर हमने देखा है कि एफआईएस की ओर से खरीदारी का नंबर आया है 1441 करोड़ रुपए का। डीआईएस तो खरीदारी कर ही रहे हैं, कल भी 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खरीदारी का नंबर था। तो एफआईएस की सर ये जो खरीदारी लौटी है कल, वी शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया? क्योंकि परसों का नंबर भी नेगेटिव था, लेकिन नंबर छोटा हो गया था। जो पहले 2 दिन के आंकड़े थे 1600 करोड़ के आसपास के, तो क्या मान के चलें कि दे आर शिफ्टिंग द गियर्स? सर अभी इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल रीजंस हैं या टेक्निकल रीजंस हैं वो कोई इतने अच्छे चेंज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट सर, हम रिकलेक्ट करें मंडे के दौरान, जब हमने मंडे मॉर्निंग शो किया था, तब जी। भी हमने ये बात करी थी कि एक ऐसा लेवल आया था, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई थी। और उस टाइम के अगर आप लेवल्स देखेंगे ना, तो निफ्टी और 25,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी और एफआई ने थोड़ा सा अपना शॉर्ट कवरिंग किया था। एक डायरेक्शनल चेंज, इट विल बी टू अर्ली टू क्विक, क्योंकि कुछ ऐसा बदला है नहीं। आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन है, ना तो हमारे यूएस के साथ जो टाइज हैं वो कोई चेंज हुआ है उसमें, ना आपके रुपये में कोई चेंज हुआ है, ना आपके इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ है ओवरनाइट, या आप मान लीजिए पिछले 2 हफ्तों में कि एफआईएस अपना स्टांस चेंज करेंगे। यू शुड जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आराम से करिए। अभी इनका डायरेक्शन चेंज होने में सर इस बार थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये लौटते हुए नहीं नज़र आएंगे। एक तो रूठे हुए हैं और दूसरा बहुत स्टिफ है, मतलब बहुत अडियल टाइप का इनका व्यू चल रहा है। पहले ये होप थी कि 25,450 25,500 के आसपास अगर ये लेवल पार हो गए तो शायद शॉर्ट कवरिंग होने लगे, शायद अभी भी हो सकती है। लेकिन ये जो फूफा रूठे हुए हैं ना सर, ये 26,000 के ऊपर मानेंगे। आज ही मेरी प्रदीप जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 26,000 जब तक पार नहीं हो जाता तब तक एफआईएस इंडियन मार्केट्स में लौट आएंगे। उसकी उम्मीद आप कम ही लेकर चलें। तो जितना सर हम कम उम्मीद में चलें ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, एज फार एज एफआईएस आर कंसर्न्ड। नहीं देखिए, इसमें सर मैं आपको एक और बेसिक बात बता देता हूँ कि लेवल्स वुड बी टू स्मर्की टू टॉक अबाउट। मतलब आप ये बोलेंगे 26,000 पार होने पे आएंगे या क्या आएंगे। आप पहले ये वो कारण देखें, किन कारणों से एफआईएस आपसे दूरी बना के बैठे हुए हैं। एक तो आप प्रॉपर तरीके से डील पे नहीं आ पा रहे हैं। आप अगर और इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में बैठेंगे तो आपके वैल्यूएशंस हायर लेवल पे हाई। चल रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरीके से अभी एक अजीब सी चीज हो रही है सर। आप देखिए बुलियन मार्केट अप मूव पे है, क्रिप्टो अप मूव पे है, जो आपके बेस मेटल्स हैं अप मूव पे हैं। सो ऑलरेडी अदर एसेट क्लासेस आर परफॉर्मिंग सो वेल, यू आर ऑलरेडी एट अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। एंड मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आप 26,000 पार करेंगे या 26,500 पार करेंगे, वट, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स जब जस्टिफाई करेंगी ना आपकी वैल्यूएशंस, इस बार वो तब आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर H2, जो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, जी। उसमें आपकी अर्निंग इस तरीके से ग्रोथ रजिस्टर करे। अभी आप रिजल्ट सीजन पे अप्रोच कर रहे हैं, बट जो गया क्वार्टर उससे आप कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। एक तो मैं समझता हूँ H2 में रिजल्ट्स अच्छे जब आना चालू होंगे, वैल्यूएशंस जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद एफआईआईज आएंगे। इस बार जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, वो जो पहले होता था ना सर कि शॉर्ट कवरिंग आ जाती थी, लॉन्ग पोजीशन बनती थी जब मार्केट हाइस को अप्रोच करता था, इस बार सिचुएशन बनती हुई मुझे दिख नहीं रही है। सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। लेकिन सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह की है? शो शुरू करने के लिहाज से अगर आप ग्लोबल मार्केट से संकेत देखेंगे तो कल हमने देखा हाई लेवल से यूएस के मार्केट्स में भी इंटरडे में रिकॉर्ड हाइस तो लगे, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई। तो डाउ, S&P 500, नैस्डैक, तीनों में ही हमने देखा लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई। आज कॉस्पी यानी कि कोरिया के बाजार बंद है। निके में हम देख रहे हैं कि 2 दिन का जो रिकॉर्ड रन था उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज के सेशन में दिख रही है, और हैंगसेंग में भी करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। तो चाइना के मार्केट तो आज बंद है, 8 तारीख तक बंद है, कुछ फेस्टिवल चल रहा है, उनका हॉलीडे चल रही है। तो बाकी मार्केट जो खुले हैं वहाँ से कुछ ठीक संकेत नहीं मिल रहे हैं, और उसी तर्ज पर हमने भी आज एक कमज़ोर शुरुआत इंडियन मार्केट्स में देखी थी। हालांकि बाद में ये हुआ कि लो लेवल से हमने रिकवरी देखी और ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी देख लिया। तो दोनों तरह के ट्रेड्स हमने आज के सेशन में देख लिए हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जिनमें हमने मूव्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर बनते हुए देखें, टॉप गेनर्स पहले देखें तो आज ITI का स्टॉक है 322 रुपये से सुबह से हम बात
बातचीत करें, 361 का लेवल है, 11.5% का मूव स्टॉक में देखने को मिल चुका है। EMIL आप देखेंगे तो इसमें करीब 7.25% का अप मूव है, और PSU स्पेस से ही MMTC, IFCI इनमें भी देखें तो 6-6.5% के आसपास की मजबूती के साथ अभी भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात यह है इनमें वॉल्यूम्स बहुत हैवी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्फीबीम यहाँ पर भी करीब 6% के आसपास का अप मूव है। ये टॉप गेनर्स हैं आज के, जहाँ पर हैवी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बन रहा है। ऑन द फ्लिप साइड जहाँ पर गिरावट है या फिर कमजोरी देखने को मिली है, टॉप लूजर्स में आप देखेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। परसों शाम को नंबर्स आए थे इनके बिजनेस अपडेट्स, कल अच्छा चला था, आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, 5.25% की गिरावट है। अनंतराज एक डेटा सेंटर और रियल एस्टेट का प्ले है, यहाँ पे 4% की मुनाफा वसूली आज के सेशन में दिख रही है। केन्स टेक्नोलॉजीज 4.25% नीचे है। KIOCL परसों तक कहानी अलग थी, कल लोअर सर्किट लगा 10% का, कुछ सेबी की ओर से क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस की ओर से मांगा गया कि क्यों इतनी तेजी आई है। उसके बाद लोअर सर्किट लगा, आज भी 3% के आसपास की कमजोरी है। और कल RHI मैग्नेसिटा ये स्टॉक कल ज़बरदस्त मूव दिखा रहा था, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है, 3.25% के आसपास की कमजोरी इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए ये कुछ स्टॉक्स हो गए जो कि ज़बरदस्त एक्शन में मूव में दिखा रहे हैं। सर अनंतराज पे आपका मैं व्यू लेना चाहूँगा एक बार, जिस तरह का सर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और आज सुबह ही मैं खबर पढ़ रहा था कि गूगल सर इंडिया में कुछ $10 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये कुछ 1 गीगावाट की आई थिंक कुछ गीगा फैक्ट्री लगाने की कुछ खबरें हैं इनकी, विशाखापट्टनम में शायद इनका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो सर क्या बाजार पहले से इस चीज़ को जानता था, या फिर बाजार इस चीज़ को हल्के में ले रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल की तरफ से आज तक कोई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया नहीं अभी तक? नहीं नहीं सर, दोनों ही बातें, मतलब बाजार क्या इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था? पूरा बाजार नहीं था। हल्के में ले रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर ऐसा। वो बात अलग है। जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में एक अप मूव आया है, उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बट क्या ये सिचुएशन वरीसम बन रही है एट द वेरी फेस ऑफ इट? नहीं। मैं समझता हूँ सर, ये आप मान के चलिए कहीं भी अभी यहाँ से थोड़ा सा और डाउन साइड दिखा सकता है। 664 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उस सपोर्ट लेवल को जैसे ही ये मीट करेगा, मेरी समझ से वापस एक अपमूव चालू होगा। और वो जो अपमूव होगा, सबसे पहला लेवल आपको देगा 782, और 782 के बाद बहुत कंफर्टेबली 924 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो कोई वरीसम सिचुएशन नहीं है। ये अपनी पोजीशन अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं। और डेटा सेंटर सर, गूगल के अनाउंसमेंट्स तो हैं ही। ओवरऑल आप देखें, हमारे को और भी आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें ये एक बहुत लीडिंग प्लेयर बन के निकलेगा। तो देर ठीक है, इज नथिंग टू वरी, आराम से पोजीशन मेंटेन करें। चलिए ग्लोबल खबरों की बात करें सर, उसकी ओर मैं बढ़ूंगा। उससे पहले ना ज़रा दो स्टॉक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी आज लिस्टिंग हुई है सर। पहला नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का। ये IPO अगर हम देखें तो सर जितनी बुरी हालत हो गई लिस्टिंग पर, ऐसा शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था। 40% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है सर ये, 81 रुपये 50 पैसे पर। 135 वाला 81 रुपये 50 पैसे पर खुला। हालांकि कमज़ोर लिस्टिंग के बाद 5% का अपर सर्किट लग गया, तो अभी इसमें जो लेवल दिख रहा है वो 85 रुपये 57 पैसे का, लेकिन फिर भी 135 वाले को 85 रुपये मिल रहे हैं सर, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और ये फ्रेश इशू और OFS दोनों का पार्ट था। 4.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था सर IPO, तो इतनी भी ऐसी हालत ख़राब नहीं थी जितना लिस्टिंग पर हो गया। सर क्या कहेंगे आप, अभी भी जिसके पास है, जिसको अलॉटमेंट मिला है, 36-37% नुकसान उनको अभी भी हो रहा है? सर एक तो क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली जिस तरीके से आईपीओ की इस बार बाढ़ आई है ना, इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड वेयर व्हाट एंड व्हेन। वो वाली सिचुएशन है। अब अगर आप देखें, एक और आपकी फ्रेट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज की लिस्टिंग थी कल, ग्लोटिस करके। या उसमें भी एक्सीडेंट ही हुआ था। और आज आप देख रहे हैं 3% की तेजी पे जरूर बैठा हुआ है, बट पेन पॉइंट्स हैं इसमें। कल जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट करें। सेम मैं बात बोलूंगा होम फ्रेट सर्विसेज, जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां एग्जिट करें। फ्रेश पोजीशन बनाने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनकाउंटर्स में। इनको थोड़ा सा स्टेबल मूव करने दें, 1-2 क्वार्टर अपना निकाल लें मार्केट के अंदर, देन वी विल लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज की क्या बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है। फॉर द टाइम नहीं, जिन लोग के पास भी लिस्टिंग पे आया है, थोड़ा सा वेट करें। जहां एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखे उस पर प्लीज एग्जिट रूट ढूंढें। फॉर द टाइम भी अच्छा तो नहीं लगता। ठीक है, और रीज़न बीइंग सर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर देखिए, हो क्या रहा है ना, एक तो इतना ज्यादा फंड फ्लो आ रहा है।
हर आईपीओ में आप इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन, अब आप इसको देखिए, ओम फ्रेट सर्विसेज, इफ आई एम करेक्ट अराउंड 288 करोड़ की कंपनी है कुछ भी। और लॉजिस्टिक्स में व्हेन यू हैव बेटर प्ले इन द सिस्टम, व्हाई वुड यू गो फॉर अ कंपनी लाइक दिस? द कंपनीज विच आर बिगर, द कंपनीज हु आर डूइंग बेटर बिजनेसेस, आप उन पे दिमाग लगाएंगे ना। मैं नहीं समझता कि ये वो कंपनीज हैं जो जब तक अपना परफॉर्मेंस नहीं रजिस्टर कर देती, रिजल्ट्स नहीं उस तरीके से लेकर आ पाती है, तब तक आप इन कंपनीज में पैसा लगाएं। इनफैक्ट सर, अभी आप देखेंगे ना, आईपीओ मार्केट इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जो हम देख रहे हैं टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जो है वो भी पूरी तरीके से भर नहीं पा रहा है। इतना ज्यादा मूवमेंट हो गया ना आईपीओस का कि अब लोग भी परेशान हो गए हैं और लिस्टिंग्स में कुछ खास मजा आ नहीं रहा है। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड तो वैसे भी कहते ही हैं, तो अब आईपीओस की बाढ़ आ गई है, टू मच हो गया तो कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा भी ज़हर हो जाता है, तो शायद कुछ वैसी ही सिचुएशन आईपीओ फिर मार्केट में यहाँ ज्यादा पे। मीठा, ज्यादा नमक, ज्यादा धूप, ज्यादा पानी, ज्यादा प्यार और ज्यादा नफरत, हर चीज ही ज्यादा जब हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल आईपीओ, अब सर हम खुद थक गए, मतलब इफ यू आस्क मी ना, मैं हर एक किसी भी आईपीओ में अब यही स्टांस है भैया, नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकली यू स्टडी, यू अंडरस्टैंड, और क्या लिस्टिंग हो जाए। मतलब मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं टाटा सन्स वैल्यूएशंस पूरी की पूरी अपनी लेकर आ रहा है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यू नेवर नो कि लिस्टिंग के दिन मार्केट का मूड माहौल क्या हो और ये किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ चला जाए। और उसके बाद क्या होता है ना सर, सबसे बड़ी चीज जो हम लोग को डर लगती है वो ये होती है ट्रोलिंग की। भाई हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं, हम भी डेटा पॉइंट ही रीड कर पा रहे हैं। और मार्केट एट टाइम्स जिस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं ना, कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर गया। फिर होती है ट्रोलिंग की प्रॉब्लम कि इस आदमी को तो कुछ भी नहीं आता है। तो आईपीओ से तो यूजुअली कमेंट्री में ना अब दूरी बना के रखना ही ज्यादा अच्छा काम लग रहा है। चलिए ठीक है, दूसरा नाम है सर एडवांस एग्रो लाइफ का। ये आईपीओ अच्छा भरा था, इसमें कुछ 57 गुना के आसपास के नंबर्स हमने देखे थे। लिस्टिंग भी अच्छी हुई, 14% प्रीमियम पे। 100 रुपये वाला 114 रुपये पर लिस्ट हुआ है, 114.50 का हाई लगाया, 108.30 का लो बन गया बाद में। अभी की स्थिति देखें तो एडवांस एग्रो लाइफ में हम देख रहे हैं कि सर 108.30 यानी कि डे लो पर ये स्टॉक खड़ा है। हालांकि क्यूआईबी, एनआई, रिटेल का पोर्शन बहुत अच्छा भरा था, लेकिन उसके बावजूद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये मार्केट का मूड माहौल है उस वजह से, या फिर ओवरऑल आईपीओ स्पेस में ही ये जो दिक्कत है उस वजह से? सर ओवरऑल आईपीओ स्पेस, मतलब मार्केट के मूव माहौल की आप बात करेंगे, मार्केट्स तो अपनी जगह फ्लैट हैं टेक्निकली। और जब आपने आईपीओ अप्लाई किया था उनसे हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आपने जब अप्लाई किया था तो और 25,000 के नीचे मार्केट चल रहा था, अभी उसके ऊपर चल रहा है। तो मार्केट का मूव माहौल नहीं, बट इतने ज्यादा आईपीओ और वो वाली जो सिचुएशन है ना सर, उसके चलते हो रहा है। और इसमें भी मैं एक चीज कहूंगा कि दो तरीके हैं, या तो आप 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और या फिर जहां हायर लेवल मिले एक बार बुक करें और निकलें, और फ्रेश पोजीशन, फ्रेश एंट्री भी एडवाइजेबल नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब ना हम कुछ ग्लोबल खबरों की बात करें जिसमें हम आईटी भी कवर कर लेंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि आईटी में आज मूव बन रहा है, थोड़ा नतीजों का इम्पैक्ट भी है, टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं। सर कुछ यूएस अधिकारियों की ओर से ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि फेड की ओर से ना आगे भी जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती जारी रह सकती है, 1.25% के आसपास का। अगली बैठक में भी जो रेट कट है वो शायद आ सकता है। रीज़न बिंग लेबर मार्केट में जो कमजोरी है ना उसके चलते शायद हो सकता है कि यूएस में दरों में कटौती होती हुई नजर आए। दूसरी तरफ हायरिंग को एक पुश, एक फिलिप, एक एम्पेटस देने के लिए अगर ये रेट कट होता है तो जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी नीचे आती है, तो शायद वो भी एक चीज़ है जो कि शायद फेड देख के चल रहा है, तो इस वजह से ये रेट कट हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सर आईटी एज अ स्पेस में या फिर ऐसी कंपनियां जो कि यूएस में सरोकार रखती हैं, उन पर आपका व्यू? सर देखिए, एक्चुअली ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं ये अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इनको हम रीड करें या इनको हम उस तरीके से समझें, जब हम एक क्लियर, कैसे, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हम एक क्लीन सेट पे काम कर रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी इतनी ज्यादा अलग प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो ये एक आपको इम्पैक्ट अगर थोड़ा बहुत देना चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में दे दे। बट क्योंकि आप ऑलरेडी यूएस के साथ इतनी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं और अब वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस पे बहुत ज्यादा कोई रीड करने वाली बात है नहीं एट द वेरी फेस ऑफ इट। मतलब मुझे तो अब एक और चीज अब अजीब सी लगने लग गई है कि अगर आप भी देखेंगे सर, पिछले 4-5 दिनों से ट्रम्प साहब भी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। वहां क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारी जो उनसे डील की बात चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में, अभी कोई बातचीत बाहर नहीं आ रही है। उनके लॉकडाउन पे भी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आ रहे हैं।
तो डोंट ट्राई टू ओवर रीड सच काइंड ऑफ न्यूज। आप एक बार रिजल्ट्स के लिए वेट कर लें, और एक बार हमारा यूएस के साथ ना सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए, फिर एक बुलिश स्टांस लेंगे आईटी में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब शांत बैठे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब के एक समय जो बड़े अलाई थे, जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने बड़ी फंडिंग भी की थी, आप समझ ही गए होंगे मैं एलन मस्क साहब की बात कर रहा हूँ, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं। और इनफैक्ट उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि टेस्ला की गाड़ियाँ महंगी हैं। शायद उन्होंने किसी ने बता दिया, या फिर मार्केट से जिस तरह के सर्विस होते हैं उससे पता चल गया है कि लोग टेस्ला की गाड़ियाँ पसंद तो करते हैं, लेकिन प्राइस उनके लिए एक पेन पॉइंट है, दिक्कत की बात है। अब मेरे सामने ऑटो एंथुसियास्ट बैठे हैं, इससे बढ़िया मंजर क्या हो सकता है सर इस सवाल को लेने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए। टेस्ला की अफोर्डेबल कार लॉन्च करने की योजना है, और उसका एग्जांपल आप इस तरह से देखिए कि टेस्ला ने इनका जो मॉडल 3 और मॉडल वाई, इसके जो अफोर्डेबल वर्जन्स हैं, जो सस्ते वर्जन हैं, वो अनवील किए हैं। तो टेस्ला इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में इनके बातचीत है कि सस्ती गाड़ियाँ लानी चाहिए। सस्ती मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, सस्ती एज़ कम्पेयर टू टेस्ला की जो ओरिजिनल प्राइसिंग है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ सर। टाटा मोटर्स हुआ, एम हुआ, hyundai हुआ, मारुति फॉर दैट मैटर, मारुति हालांकि ईवीज़ में इतना नहीं है, तो ये खबर इन कंपनियों के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एट द वेरी फेस ऑफ इट, और इसके पीछे का आपको कारण बता दूं। आज भी अ, दो चीजें हैं सर जो हम समझेंगे, या तीन चीजें समझने इंडियन बायर्स के लिए। एक तो इंडियन बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, एक पॉइंट आपने टिक कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, आफ्टर सेल सर्विस। हम सब समझते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना भी चाहेंगे ना, तो भी इनको मारुति, महिंद्रा एंड टाटास ऑफ द वर्ल्ड के पास आने में बहुत मेहनत लगेगी। बहुत बड़ा देश है ये, आपको बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। और थर्ड आती है सर, आफ्टर सेल सर्विस के अलावा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मुझे नहीं लगता टेस्ला उस तरीके से कॉम्पीट कर सकता है। आज आप देखें कि जो टॉप चार कंपनी हम देखते हैं इंडियन मार्केट में जो काम कर रही है, मेड बी मारुति, महिंद्रा, टाटा और होंडे, इनके लिए कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सर ये सब चीजों में अभी बनाने करने में और सब कुछ करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है, ये इस कारण से नहीं रिएक्ट कर रहा है। टाटा मोटर्स के जो जेएलआर के अभी आपने अपडेट्स देखे थे, और कहीं ना कहीं सर एक अंडरटोन, मतलब मैं आपको बताऊं वेरी फ्रैंकली, जस्ट बिफोर द शो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ क्लाइंट ऑफ माइन, एंड दे हैव अ डिसेंट पोजीशन इन टाटा मोटर्स। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एज टू व्हाट शुड वी डू। बोले अगर ये फ्यूड और बढ़ता है तो ये और प्रॉब्लम आ सकती है। बट एक क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसे हैं, सेल्स नंबर ऐसे आ रहे हैं, फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लोअर लेवल्स पे आएगा, वी विल कंसिडर फिलिंग इन मोर। ऐसी बात तो है नहीं कि ये सिचुएशन पूरी आउट ऑफ हैंड हो जाएगी। और हमने सर एक्सट्रीम लेवल्स डिस्कस किए। मतलब हम जब टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो एम आई सपोज टू डिस्क्लोज इट और नॉट, बट एक जनरल डिस्कशन हो रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ 550 तक अगर ये आता है तो हम अपनी पोजीशन इसमें और स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये टाटा मोटर्स पर्सनली इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये थोड़े से दो पॉइंट हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हुंडई, इससे compete करने में टेस्ला को भी सर बहुत टाइम लगेगा। अभी इट इज टू अर्ली टू से। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ा है, इससे कोई बड़ी बात नहीं करने। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन इस बीच सर आप इंडिया यूएस ट्रेड डील की बातचीत कर रहे थे, तो उसको लेकर ना पीयूष गोयल साहब की ओर से कुछ कमेंट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। वो अभी भी कह रहे हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट एज फार एज नवंबर डेडलाइन इज कंसर्न। जो पहला चरण होना है हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का, बीटीए का, वो होने की उम्मीद वो अभी भी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम मान के चल रहे हैं कि भारत यूएस का जो ट्रेड है वो $500 बिलियन तक का हम ले जाएंगे, ऐसा हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और दूसरा ये बातचीत कहाँ अटक गई है, जो शटडाउन की बात चल रही है ना, आप भी कह रहे थे ना ट्रम्प साहब शांत बैठे हुए हैं, आई थिंक ये शटडाउन के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो वो दुनिया से ज़्यादा बातचीत नहीं करे, या फिर अपने ट्रुथ सोशल पर बाकी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उनका ध्यान पूरा ये शटडाउन की तरफ है। वो डेमोक्रेट्स को कहीं ना कहीं मनाने में लगे हुए हैं ताकि सरकार फिर से खुल जाए, कामकाज शुरू हो जाए। तो पीयूष गोयल साहब ने भी यही कहा है कि शटडाउन के चलते जो बातचीत है उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि नवंबर तक पहला चरण पूरा हो जाएगा। तो सारी बातें आ गई सर इसमें। अब ट्रेड डील को लेकर ये जो जिस तरह के कमेंट्स आए हैं पीयूष गोयल साहब के, उस पर आपकी राय? हो जाने दीजिए सर, हो जाने दीजिए, अब हो ही जाने दीजिए। साल की स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं, अब कल परसों तरसों नहीं, अब आप मुझे करके दे दो भाई साहब, मैं परेशान हो गया हूँ। सर ये ट्रेड डील ना मतलब बिल्कुल उस तरीके से हो गई है जैसे हमारा कोई उधारी का पेमेंट है और वो फंस गया है।
बाबू जी अगले हफ्ते दे दूंगा, बाबू जी अगले संडे तक पहुंचा दूंगा, वो वाली सिचुएशन अब सुन सुन के ऐसा हो गया कि अब भाई पैसे आ जाए ना तब हम बात करेंगे। जब तक वी डोंट, क्योंकि बहुत धोखा खा चुके हैं सर, बहुत धोखा खा चुके हैं, हर बार ऐसा लगता है कि हाँ आप क्लोज हो गया, आप क्लोज हो गया। अब जब तक क्लोज नहीं होता, डील साइन नहीं होती और सील नहीं होती ना, तब तक कोई ओवरराइडिंग पोजीशन बनाने वाली बात है नहीं। और सर ये जो बात है ना कि ट्रम्प साहब अपने डेमोक्रेट्स को बनाने में लगे हुए हैं कुछ, सर बात तो वो कर नहीं रहे। प्लान लेकर आते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, फिर चले जाते हैं। आप डिस्कस करने के लिए तो बैठे ही नहीं हो। मतलब ये ऐसी तानाशाही बना के रखी हुई है इन्होंने, क्योंकि ऑन एंड ऑफ मैं पढ़ता रहता हूँ कि आज क्या अपडेट किया इन्होंने, क्या नहीं किया। ही इज नॉट रेडी टू टॉक। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डज ही इवन प्लान्स टू टेक इट अहेड। तो वो एक अलग प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ हमारे टाटा सन्स का एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें जब मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे खुद को लग रहा है कि पता नहीं अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और उस पे ये डेली नए आईपीओ आ जाते हैं, ये और समझ में नहीं आता है कि अब इनमें क्या करना है। मतलब अब मैं आपको बताऊं संदीप सर, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इन दिस 21 years और वट एवर टाइम आई हैव स्पेंट इन दी इंडस्ट्री, इतने वॉलेटाइल टाइम्स और इतने पॉइंट और इतने काउंटर पॉइंट स्टडी करने में ऐसा लगने लग गया है कि भाई ये तो एक्चुअल में वॉर फुटिंग से ज्यादा बड़ा हो गया है। हम पता नहीं कितने फ्रंट्स को फेस कर रहे हैं। तो सर शांति से चीजें देखें, लेवल्स मेंटेन करके रखें, वही एडवाइजेबल रहेगा। बहुत ज्यादा आने वाली एक्सपेक्टेशंस और उन पे ना डेटा रीड करके कोई पोजीशन बना लेंगे तो हाथ जलने के चांसेस बहुत ज्यादा है।